सो गाइस आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फटीग अथवा एंड्योरेंस सीमा किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आपका पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस को मेनली आपको नोट करना है और इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम पर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा इस तरीके का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है कि इसके बीच की जो लेंथ है ये नोट करनी है। तो इसके बीच की लेंथ है 7.65 mm। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करनी है अच्छे से। तो आप इसको नोट कर सकते हो 8.75 mm। ठीक है, या 800, यहाँ पर 8 पॉइंट नहीं है, ये 875 mm है। ठीक है, इसको नोट कर लेना है दोनों। और इसी तरीके का डायग्राम सबसे पहले आपको सुंदर तरीके से बनाना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में। ठीक, आपको आपको यहाँ पर चित्र थोड़ा अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आगे क्या करना है, उस पर नोट करना है कि यांत्रिक परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि जब किसी अंग पर बार बार प्रतिबल लगाए जाते हैं, आपका जो परीक्षण होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल टेस्टिंग जो होती है, तो उससे यहाँ पर ये मालूम हुआ कि आपका जो भी पार्ट है, ठीक है, उस पर हम जब बार बार प्रतिबल लगाते हैं तब अंग के प्रभाव, ठीक है, पराभव प्रतिबल से भी कम पर असफल हो जाता है। मतलब जो भी आपका पराभव प्रतिबल होगा उससे भी कम पर वो क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो अंग की इस थकान को ही हम क्या कह सकते हैं, फटीग कहते हैं। जैसे कि आपने किसी भी डायग्राम या किसी भी, मतलब कि मैं आपको बात करूं, किसी भी बॉडी पर आपने प्रतिबल लगाया, बार बार लगाते गए, तो वहाँ पर एक स्थिति क्या आएगी कि जो आपका प्रतिबल होगा उससे भी कम पर, जो भी जहाँ पर भी उसका लास्ट लिमिट होगी पराभव प्रतिबल की, उससे कम पहले ही वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो आप उसको क्या कह सकते हो, उसको कह सकते हो फटीग। ठीक है, उसको फटीग कह सकते हो। तो यहाँ पर पदार्थ के फटीग परीक्षण के लिए एक फटीग परीक्षण मशीन का प्रयोग करते हैं। एक तो यहाँ पर जब हम इसका परीक्षण करेंगे तो इसकी एक मशीन आती है फटीग परीक्षण के नाम से ही, उसको मशीन पर ही हम इसका टेस्टिंग करते हैं। परीक्षण पदार्थ का बना, ये मतलब इसी पदार्थ का बना हुआ एक 875 mm लंबा तथा न्यूनतम 7.657 mm व्यास का एक मानक आकार का दर्पण पॉलिश किया हुआ एक नमूना, ठीक है, चित्रानुसार मैंने आपको सबसे पहले यही दिखाया था, उस मशीन पर लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मटेरियल, उसी तरीके का मटेरियल लेते हैं और 800 मतलब 875 mm की हमने लंबा लिया वो। ठीक है, और उसकी जो व्यास है, ठीक है, वो कितना माना हमने, 7.65 mm। ठीक है, तो लिया, उस पर पॉलिश की, पॉलिश करने के बाद उस पर मशीन पर लगाया जाता है। तो इस पर नमन बल लगाकर घुमाया जाता है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेंडिंग फोर्स लगाते हैं और उसको घुमाते हैं उस मशीन पर, जिससे इस पर पूर्ण परावर्तित प्रतिबल संपीड़न एवं तनाव क्रिया करते हैं। इस पर क्या होता है, जब हम उसको घुमाते हैं उस मशीन पर, तो वहाँ पर क्या होगा, कंप्रेसिव बल और टेंसाइल बल दोनों का क्या करेंगे, क्रिया करते हैं उसी पर। ठीक है, इन्हें समय प्रतिबल आरेख पर ज्या वक्र की भांति प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दो ज्या वक्र यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर नोट करो अच्छे से, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये है, ठीक है, ऊपर प्लस एफ है, नीचे माइनस एफ है। ठीक है, प्लस मतलब ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, नीचे क्या होगा, घटता हुआ, और टी मतलब समय है। ऊपर क्या है, प्रतिबल है, नीचे मतलब प्रतिबल और संपीड़न है। ठीक है, ऊपर की ओर जैसे कि बढ़ रहा है वो। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ये लिया। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा चित्र और देखो, यहाँ पर समय एवं चक्रों की संख्या यहाँ पर हम इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके का डायग्राम है। ठीक, इस प्रकार भिन्न निर्धारित प्रतिबलों पर, ठीक है, असफलता के लिए आवश्यक चक्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, जब आप किसी भी टेस्टिंग करोगे तो रिकॉर्ड तो हर चीज़ का रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना है आपको, जब प्रतिबल को निश्चित मान एफ ई से कम रखा जाता है। ठीक है, जब आपका जो प्रतिबल है उसका मान एफ ई से कम रखा जाता है, ठीक है, तब एन चक्रों के लिए, ठीक है, एन चक्रों के लिए प्रतिबल लगाए जाने पर पदार्थ असफल नहीं होगा। एफ ही सहन सीमा कहलाती है। जो आपकी एफ ही जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप इसको सहन सीमा मतलब एंड्योरेंस लिमिट कह सकते हो एफ ही को। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ टॉपिक यहाँ पर ये निकल कर आया है कि एफ ही को हम क्या कहते हैं, सहन सीमा कहते हैं, और यही आपका एंड्योरेंस लिमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आपका है और वेरी वेरी मैं कहूँगा आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। अब की बार भी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक अभिकल्पन में पदार्थों का चयन। किसी भी मशीन के पुर्जे या मशीनी अवयव के लिए पदार्थ का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है पुर्जे या अवयव के लिए निश्चित आकृति, ठीक है, निश्चित आकृति। ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ का चयन, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। निश्चित आकृति व आकार के अनुसार इस पर लगने वाले बलों के अंतर्गत उत्पन्न प्रतिबल को सहन करने की क्षमता चयन पदार्थ में होनी चाहिए, ठीक है। पहला आपका ये टॉपिक है, मतलब कह सकते हैं आपका पहला पॉइंट है ये आपका, इसको नोट डाउन करना है। नंबर नेक्स्ट है किसी अवयव के कार्यशील होने पर वर्किंग कंडीशंस में अपनी आकृति को बनाए रखने की क्षमता चयनित पदार्थ में होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट है चयनित पदार्थ में जो भी आप जिस पदार्थ का चयन करोगे उसमें आवश्यकता अनुसार घर्षण प्रतिरोध, कठोरता, चिमड़पन, झटकों को सहन करने की इत्यादि के गुण मौजूद होने चाहिए। अब यहाँ पर ये आता है कि कठोरता क्या होता है, चिमड़पन क्या होता है। तो आगे जो वीडियो आएगी वो इन्हीं से रिलेटेड होगी। आपकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इनको डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सभी को आती भी होंगी, जिन पर नहीं आती हैं तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में सीखेंगे। और वो क्वेश्चंस भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है मशीन डिजाइन वाले पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा वहाँ पर। नेक्स्ट है विद्युतीय यंत्रों के लिए ऐसे पदार्थों का चयन किया जाए जिसमें आवश्यकता अनुसार उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त विद्युत चालकता का गुण होना आवश्यक है। विद्युतीय हस्त औजार में विद्युत कुशलता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है चयनित पदार्थ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उससे आगे नेक्स्ट है चयनित पदार्थ का मूल्य कम होना चाहिए। यह मितव्यय होना चाहिए। मितव्यय का मतलब इंग्लिश में है इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कम लागत का होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है क्योंकि आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो बाज़ार में किसी भी प्रोडक्ट को कम खरीदा जाएगा, ठीक है ना। वो सीधी सी बात है, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले ये एक मेन टॉपिक है, ज़्यादातर सभी में लिखना होता है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो आप और अपने दिमाग में इमेज में बैठा सकते हो, ठीक है। मूल्य कम होना चाहिए किसी भी पदार्थ का, ठीक। सो गाइस एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आ सकता है कि मशीनी अंगों में अभिकल्पन संबंधी सामान्य विचार। जो भी आपके मशीन के पार्ट्स में डिजाइन करने में आपके कुछ सामान्य विचार हैं तो वो पॉइंट पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो नंबर एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लिखना है कि किसी भी मशीन का डिजाइन करते समय निम्न बातों पर विचार करना आवश्यक होता है। नंबर पहला पॉइंट है डिजाइन किए जाने वाले मशीन का पार्ट्स मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक है। ये सबसे पहले जानना आपके लिए आवश्यक होगा कि जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं जो भी पार्ट है वो मैकेनिकल है, हाइड्रोलिक है या इलेक्ट्रिकल है या न्यूमेटिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, मशीन का पार्ट्स किस प्रकार का बनाया जाए, ठीक है। नॉट जैसे कि पदार्थ के चयन के लिए निम्न बातों पर विचार करना आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कि वह पदार्थ अमुक कार्य करने के लिए उपयुक्त है, जो भी कार्य उससे कराया जा रहा है वो उस कार्य करने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है या नहीं, इस तरीके का विचार करना आवश्यक होगा। क्योंकि हम किसी भी पार्ट का पदार्थ जब हम चयन करते हैं तो उस पदार्थ के चयन करने के बाद भी कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें याद करने, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं किसी भी किसी भी पार्ट्स के पदार्थ को चयन करने पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पार्ट्स के निर्माण के लिए वो उपयुक्त है। नेक्स्ट है पार्ट्स को पदार्थ पर लागत विक्रय मूल्य के अनुसार हो, मतलब कि जैसे कि आपने कोई पार्ट्स बनाया पदार्थ को लेकर, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है वो आपने सेल की बाज़ार में तो वो कम से कम लागत का होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो आसानी से बाज़ार में मतलब सेल हो सके उसकी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट स्थिर होगा या गतिमान। ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो फिक्स है या डायनामिकल रूप से चल रहा है पार्ट्स, ठीक है, किसी भी इंजन में या कहीं भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है पार्ट्स की गति किस प्रकार की है, ठीक है, रोटेशनल है गति पार्ट्स की या आपकी गति किस प्रकार की है, रेसिप्रोकेटिंग है, किस प्रकार की गति वो कर रहा है, ये भी पॉइंट मेन है। नेक्स्ट है पार्ट्स पर कौन कौन से बल कितने परिमाण में लगे हैं, कहाँ कितना बल लगता है, ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डिजाइन करोगे तो अमुक अंग उन बलों को सहन करने योग्य होना चाहिए,
पार्ट्स का आकार व साइज कैसा तथा कितना हो। नेक्स्ट है अमुक पार्ट किस प्रोसेस से बनाया जाएगा। पार्ट्स का रखरखाव किस प्रकार का होगा, एस जैसे कि स्नेहन, मरम्मत आदि। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो कि परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको अच्छे से, और 9 के 9 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है ना, तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके बस कुछ टॉपिक बचे हैं। कुछ टॉपिक क्या, केवल एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है वहाँ पर क्या कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मुझे आपको करानी है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।